नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं अलजेब्रा की दूसरी क्लास, सेकंड क्लास अलजेब्रा की। सो कल मैंने क्लास के अंत में कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको कि ये फॉर्मूले जरूरी है, इनका ध्यान रखना है। तो कुछ सवाल उन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे करते हैं और उसके बाद जब वो सवाल खत्म हो जाएंगे तो कुछ हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे और कुछ और सवाल करेंगे। ठीक है, तो आते हैं। और आई थिंक हम लोगों ने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए थे, फॉर्मूला देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें आना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 है, एक्स इंटू वाई 5 है, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy के बराबर होती है। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा सवाल में, 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5, ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, 64 माइनस 10 54 के बराबर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा ये 54 के बराबर होगा, 54 के इक्वल होगा। अब ऐसे सवालों में देखिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको फॉर्मूला ना लगाना पड़े, जैसे यहाँ तो लगाना ही पड़ेगा। बट जैसे मान लिया मैं किसी सवाल में आपको ऐसा बता दूं कि भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरी 8 है, और मैं बोल देता कि भाई एक्स इंटू वाई जो है, एक्स इंटू वाई जो है वो वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर दूं कि वो 12 है, मान लिया ऐसा दे दिया मैंने। तो आप कई बार गेस भी कर सकते हैं वैल्यू। जैसे इस केस में अगर मैं इसको 6 और 2 मान लूं तो ये 6 दूनी 12 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस। तो आपकी वैल्यू जो है 6 और 2 हो गई। फिर मैं आपसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ बैठता तो आप कहते कि 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये 36 और 4 40 आ जाती, राइट। बट यहाँ पर वो संभव नहीं हो, वैल्यू ऐसी आपको मिलेगी नहीं। जैसे 8 है तो आप क्या मानो कि एक्स इंटू वाई 5 हो, आप ज्यादा से ज्यादा सोच पाएंगे 5 और 1, बट 5 और 1 का सम 6 होता है, यहाँ 8 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कोई जरूरी नहीं है ना कि इंटीजर में ही हो, वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और इसलिए आप कई बार वैल्यू को गेस नहीं भी कर पाएंगे। बट कहते हैं ना कि अपनी नजर पैनी रखो, जहां मौका मिलेगा वहां चौका मार देना। ठीक है, जहां आपको ऐसा मान सीधे सीधे दिखने लगे हिट एंड ट्रायल वाला, 6 2 8 6 2 12, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे। वरना ये फार्मूला तो पता ही है हमको, अगर फार्मूला पता है तो हम लगा लेंगे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy के बराबर होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 54 के बराबर आ गया, 54। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल। 10वां सवाल है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 है, एक्स इंटू वाई 22 है, तो बताना एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या होगा। यहाँ जरा जल्दी से आके देखो क्या एक्स वाई की वैल्यू आप गेस कर पाओगे। आप कहोगे 22 से मैं 11 इंटू 2 गेस कर सकता हूँ, बट 11 और 2 का सम 13 होता है, 12 नहीं होता है। तो फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगेगा कैसे, देखो, जो निकालना है आपको एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर। अगर मैं ऐसा लिखूं कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू दिस मच, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यहां से निकल जाएगा। ठीक, अब मैं आता हूं और यहां पर एक बात लिखता हूं कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालूं। तो आपको इसको निकालने के लिए मुझे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और मुझे माइनस में 2x² वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, या 2xy लिखना पड़ेगा, 2xy लिखना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 इंटू 22, ये वैल्यू मेरी आ गई 100। तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 मिला, मैंने जाके यहां पर रखा, तो ये वैल्यू मिला मुझे 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22 का स्क्वायर, एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी आपकी 10,000 यानी 10,000 माइनस 22 का स्क्वायर 484 होता है, और 484 का जो दुगना होता है वो 968 होता है। और अगर मैं इसको माइनस करूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। 10,000 में आप अगर 968 घटाना चाहते हो तो आप पहले 1,000 घटा दो, तो क्या बनेगा 9,000, और 9,000 में फिर ये जो 32 एक्स्ट्रा घटाया वो जोड़ दो। ठीक है, तो 9,032 आपका आंसर हो गया, राइट। मैं इस स्टेप को दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से गौर से सभी लोग सुनेंगे इसको, सभी लोग ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि मुझे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालना है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x² वाई स्क्वायर के बराबर होगा, ये बोला मैंने। फिर मैंने कहा कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy के बराबर होता है, जो कि हो गया 144 माइनस 44 यानी 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल गया, इसको जाके यहाँ रख दिया मैंने, उसका होल स्क्वायर लिखा, माइनस 2 इंटू ये एक्स इंटू वाई 22 है, 22 का स्क्वायर लिखा, और आपकी फाइनल वैल्यू आ गई 9,032। ये घटाया कैसे है, मैंने कहा भाई मेरे पास 10,000 है, यहाँ 968 है, तो इसको पहले आप 1000 घटा दो। 1000 अगर आप इसमें घटाओगे कितनी वैल्यू आएगी, 9,000 आएगी। और फिर आप कहोगे नहीं नहीं मैंने 32 ज्यादा घटा दिया है, क्योंकि 968 में 32 एक्स्ट्रा करने पे 1000 मिलता है, एंड देयरफॉर यू गॉट 9,032। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी।
बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा। x माइनस वाई की वैल्यू 10 है, x इंटू वाई 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगेन हम वैल्यू गेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि x इंटू वाई अगर 4 है तो x माइनस वाई अगर 10 बनाना है मुझे, तो वो इंटीजर वैल्यू आप कभी भी गेस नहीं कर सकते हैं। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है और आपको x माइनस वाई पता है, तो आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर करिए और इसमें 2xy जोड़ दीजिए। x माइनस वाई के होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आता है और ये 2xy कट जाएगा, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। तो ये वैल्यू हमारी होगी 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 और ये वैल्यू हो गई हमारी 108। आपका आंसर हो गया 108। तो ये सवाल सीधे फॉर्मूले डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं और आपकी बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए कि कैसे इनको तुरंत यूज कर पाना है और डायरेक्ट यूज कर पाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए गौर से। यहां पर आपको दिया है x बराबर 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन वाई और मुझे क्या करना है, मुझे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो आपको देखिए अगेन स्टोरी वही है, थोड़ा सा बस समझना क्या है कि चूंकि x यहाँ 7 प्लस वाई दिया है, अगर इसको मैं इक्वल करूंगा तो मुझे x माइनस वाई की वैल्यू 7 मिलेगी। अगर मैं x को 3 बटा वाई लिखूंगा तो मुझे x इंटू वाई की वैल्यू 3 मिलेगी। ये मुझे पता है। मुझे ये निकालना है तो मुझे पता है मुझे किस रास्ते जाना है। अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो मुझे रास्ता मुझे पता है कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए। x इंटू वाई पता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी ये 2 इंटू 3 स्क्वायर होगी, ये पता है। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। यहाँ जाइए और यहाँ आप लिखिए कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो आप कहोगे मेरे पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसमें 2xy जोड़ूंगा तो निकल जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 तिहाई 6, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 55 और अगर ये वैल्यू 55 होगी तो यहाँ लिखेंगे 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कैसे करते हैं? किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 होता है और मुझे स्क्वायर करना हो तो इस 5 का स्क्वायर करते हैं 25 बनता है और फिर इस 5 को 6 यानी इसके अगले नंबर से गुणा करते हैं तो ये वैल्यू बनती है 30। तो 30 25 माइनस 18, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे को मिलेगा 3000। ये 25 में से 18 माइनस होगा 7 आ जाएगा 3007 और आपका आंसर हो गया बी 3007। ठीक है, सिंपल से सवाल है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं। ओके, 13वां सवाल, x प्लस वाई 7 है, x माइनस वाई 3 है, मुझे x इंटू वाई निकालना है। तो यहां से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको। x प्लस वाई अगर 7 के बराबर है, x माइनस वाई अगर 3 के बराबर है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को जोड़ेंगे तो 2x की वैल्यू 10 होगी, 5 आ जाएगा। 2y की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा। भाई जोड़ोगे तो 2x आता है, 7 3 10, 2 से डिवाइड करोगे 5 और 2 आपकी वैल्यूज आ गई। अब x इंटू वाई सीधे निकल गया ना, 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया हुआ था, मुझसे x इंटू वाई पूछ रहा था, तो दैट कैन इजीली बी ऑब्टेन दैट द वैल्यू विल बी सिंपली इक्वल टू 10। एक तरीका और है सोचने का कि x इंटू वाई की वैल्यू कैसे आएगी। ये होता है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये भी एक तरीका है x इंटू वाई निकालने का। x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy देता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy देता है। अगर घटाएंगे तो बनेगा 4xy, 4 से डिवाइड कर दो। आप यहाँ से भी कैलकुलेट करके देखो क्या मिलेगा आपको। यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज 7 7 49 माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज 3 3 9 बटे 4। यहाँ से भी आपको 10 मिल जाएगा। 5 और 2 रख सकते हैं इसमें रणविजय जी। 5 और 2 आप सोचोगे कि ये वैल्यूज हैं, उतनी देर में 5 और 2 यहाँ से सॉल्व भी हो रही हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपल इक्वेशन होती है सॉल्व करना। समझिए मेरी बात को, जब x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया होता है तो x और y निकालना सबसे सिंपल होता है। तो रादर देन वहां भी दिमाग लगाओ जाके कि 5 और 2 रखना है, वो निकाल सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। तो उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता सवाल में है ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है उतना दिमाग लगाने का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे कि x प्लस वाई 11 के बराबर है, x इंटू वाई 5 के बराबर है, मुझे बताना है x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखिए x माइनस वाई की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये कैसे निकाल सकता हूं? अगर मुझे x प्लस वाई पता है तो मैं लिखूंगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और मुझे करना होता है माइनस 4xy। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये वैल्यू देता है मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी x माइनस वाई। आई एम राइटिंग दिस कि यहां से मुझे मिलेगा 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5, तो ये वैल्यू आपकी होगी रूट 121 माइनस 20, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 101। ठीक है, तो बस क्विकली फार्मूले अगर आपको पता है, स्पेशली ये आपकी फार्मूले होती है कि भाई x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy के बराबर होता है। तो अगर मैं सिर्फ x माइनस वाई निकालना चाहता हूं तो सिर्फ x माइनस वाई की वैल्यू इसका स्क्वायर, देखो
एक चीज और ख्याल रखें कि यहां पर जो वैल्यू x माइनस वाई की निकल के आएगी, यहां पर इफेक्टिवली एक प्लस माइनस का साइन होगा, राइट। और वो क्यों होगा? क्योंकि बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, यहां से जब आप x माइनस वाई लिखते हो तो वो स्क्वायर की वजह से एक प्लस माइनस का साइन आता है। तो आइडियल रिजल्ट इसका प्लस माइनस √101 है, राइट। क्योंकि ये एक्सप्रेशन होता है, इस एक्सप्रेशन से हम x माइनस वाई की वैल्यू रखते हैं, तो एक प्लस माइनस का साइन होता है। बट ऑप्शन में अगर माइनस का कहीं जिक्र ही नहीं है तो हमें माइनस ड्रॉप करके चलना है, हमें सीधे बिना साइन के वैल्यू निकाल लेनी है 101 का रूट, और वही मुझे आंसर लगा देना। ठीक है, क्लियर है? कोई तकलीफ किसी को होनी नहीं चाहिए? मेक सेंस? ओके। डाउट में देखिए, आप जिन लोगों ने भी क्वेश्चन डाले हैं, कुछ लोगों ने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन डाले हैं, कोई और है प्रीवियस क्वेश्चन का, कोई नंबर सिस्टम का सवाल है, आप पहले क्लास के अंत तक वेट करिए बेटा, पहले ये अलजेब्रा के क्वेश्चन कर लो, फिर मैं वो डाउट्स आपके करा दूंगा। ठीक है, 15वां सवाल, आपको बताना है व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब आते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई परफेक्ट स्क्वायर कैसे फॉर्म होता है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, आसानी से कर पाओगे आप। तो कैसे देखिए इस सवाल को करोगे आप कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है। आप सभी को पता है कि भाई मेरे पास a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लिखना है मुझे, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर a माइनस बी का मैं होल स्क्वायर लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले तो हमें समझना होता है कि भाई ये जो मतलब जो दोनों वेरिएबल a और b प्रोडक्ट में आते हैं, वहां पर प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, क्योंकि उससे ये साइन डिसाइड होता है, लाइक दिस। फिर हमारे पास ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हमें खोजने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैंने आपके सामने लिखा, मान लिया कि मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9 a स्क्वायर, मैंने यहां पर लिख दिया आपके सामने, राइट। और फिर मैंने यहां पर आपके सामने मान लिया लिख दिया 3x, और मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मैं कितना ऐड करूं, मैं इसमें कितना ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या स्टेप्स हैं इस सवाल को करने के? तो आप कहोगे देखिए, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास, एक्स स्क्वायर का एक एक्स यहां मौजूद है। फिर मेरे पास अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो 2 × x इंटू, क्योंकि ये 3x है, मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ 9a² लिखा हुआ है, 9 स्क्वायर का मतलब है 3a का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे 2 × x इंटू 3a मुझे चाहिए, तो मुझे 6x चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, बट मेरे पास सिर्फ 3x है। तो मैं कहूंगा कि मेरे को इसको अगर x प्लस 3a का होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि जो स्क्वायर टर्म्स हैं वो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप कहोगे ये जो k की वैल्यू होनी चाहिए ये 3x से और होनी चाहिए। मेरे पास 3x है, मेरे पास 3x से और आ जाए तो 6x बनेगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर का। तो इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। कैसे काम करता है ये चीज, सवाल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे ये सवाल है मेरे सामने, ये सवाल कह रहा है मेरे पास y है, मेरे पास 1/2 √y है, और यहां पर मेरे पास a² है। अब कह रहा है कि ये अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये सवाल कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप ये बताओ कि किस a की वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आप सभी लोग इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं। पोल में पोल ओपन किया है मैंने। तो देखो, आपको सबसे पहले काम क्या करना है इस पर्टिकुलर प्रश्न में। पहला कार्य आपका यह है कि हम देखें कि देखो ये y जो है, आप चाहो तो y को x² रख लीजिए सिंप्लीफाई करने के लिए। तो x² रख के थोड़ा आपको बेहतर दिखने लगेगा, ये बनेगा 1/2 × x प्लस a²। अब आप एक बात बोलोगे कि देखो यहाँ x² ऑलरेडी है, तो ये वाला टर्म क्या बनना चाहिए? आप कहोगे 2 × x इंटू a बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ a² है। जब ये 2 × x इंटू a बनेगा तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका? आप कहोगे ये x प्लस a का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला टर्म 2xa के बराबर होना चाहिए। अब आप कहोगे 2xa हमारा जो है, ये जो 2xa यहाँ पर दिया हुआ है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये वैल्यू हाफ ऑफ x के बराबर हो गई, हुई कि नहीं हुई? x से x कट गया, a की वैल्यू 1/4 आई कि नहीं आई? यस। तो a अगर 1/4 हो जाए तो ये वैल्यू हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यस और नो? जल्दी से बताइए कि a अगर हमारा 1/4 हो जाए तो ये वैल्यू हमारी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी? यस, दिस विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्या सर ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। बट अदरवाइज वेरी क्लियर है सर, ये डायरेक्टली ही दिख रहा है। सौरभ जी, आपको पहले से आता है, ये मत बोलिए कि डायरेक्टली ही दिख रहा है। आपने इस तरह के सवाल देख रखे हैं इसलिए आपको डायरेक्टली ही दिख रहा है, बट जो बच्चे बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू कर रहे हैं, मुझे उनको साथ लेके चलना है यार, ऐसा मत किया करो। हाँ जी। अब मैं इस सवाल में एक वैल्यू एडिशन करूंगा, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। चूंकि यहाँ a² मौजूद है
और ए स्क्वायर मौजूद होने से हमें यह पता लग गया कि ए स्क्वायर की वैल्यू 1/16 होगी। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, उसको बहुत मजेदार तरीके से समझना। इस सवाल में ए की वैल्यू सिर्फ +1/4 नहीं होगी, इस सवाल में ए की वैल्यू +-1/4 दोनों होगी, जो कि इन्होंने कहीं दिया नहीं हुआ है, नॉट रिटन एनीवेयर। केवल +1/4 दिया हुआ था तो हमने उसको लगा दिया, बट इसका आंसर -1/4 भी होगा। और क्यों होगा? बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए आप इस सवाल को ऐसे जज करो कि मैं ए को, मुझे क्या चाहिए बेसिकली सवाल में, आप करो कि ए स्क्वायर 1/16 होना चाहिए। क्योंकि अगर ए स्क्वायर 1/16 यहां लिख दूं, मैं ए स्क्वायर 1/16 में यहां लिख दूं, तो अल्टीमेटली ये किस चीज का स्क्वायर हो जाएगा? इसको जरा देखिए। आपने ए स्क्वायर को अगर 1/16 रखा तो ये वैल्यू हो गई वाई प्लस 1/2 √y प्लस 1/16, ऐसा हो गया। तो ये हमारा y प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया। ये सर नो हुआ है नहीं हुआ? ये y प्लस 1/4 का स्क्वायर हुआ। हाँ जी। अब मैं एक बात बोल रहा हूं कि मेरा टास्क है कि मैं यहां 1/16 लिखूं, तो बेसिकली मैं ए स्क्वायर को 1/16 लिखना चाहता हूं, और ए स्क्वायर 1/16 +-1/4 पे होता है ए की वैल्यू पे। तो आपका जो, ये क्या चल रहा है चैट में यार? तुम लोग अधिकारी बनना चाहते हो, ऑफिसर्स, और चैट में फर्जी बातें कर रहे हो। डाल दूं ये चैट, वायरल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके डाल दूं कि ये लाइव क्लास में बच्चे ऐसे देखो ये करते हैं। थोड़ा सा यार, थोड़ा लिहाज कर लिया करो कि ये मास्टर बक बक कर रहा है, वो भी पढ़ रहा है चैट। मतलब एक इग्नोर भी कर दिया, मैंने कहा चलो एक बार चल जाने दो, फिर वही चल रहा है। नाम बताओ कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं इसमें जरा। क्लास की डिसिप्लिन को बनाने के लिए मुझे कुछ एक्शन भी लेने पड़ सकते हैं, ठीक है? तो नाम हमें मिल गए हैं 2 लोगों के। अब शांति से क्लास में बैठिएगा, ध्यान रखिएगा। वार्निंग, चेतावनी दे रहा हूं मैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपने क्लास की डिसिप्लिन खराब की आज फिर से, तो ब्लॉक हो सकते हो आप लोग। यार यहाँ लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं कि हमने नाम लेके क्यों क्या बोला उनको। प्लीज शांत रहिए। ये कीबोर्ड वॉरियर मत बनो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब वो जस्टिफिकेशन शुरू हो जाएगा अभी कि हमने गलती नहीं करी, उन्होंने गलती करी। छोड़ो, पढ़ो, इग्नोर करना सीखो लोगों को। कोई कुछ बोले भी तो छोड़ दो। ये क्या लड़ना है? लड़ना है तो सामने सामने लड़ना बाद में। क्लास में कौन लड़ता है? वो भी चैट पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 1/16 है, ए की वैल्यू +-1/4 हो सकती है। तो जहां तक ए की वैल्यू का सवाल है, ये +-1/4 हो सकता है। ऑल्दो ऑप्शन में 1/4 दिया हुआ है, खाली माइनस दिया नहीं हुआ, देना चाहिए इनको। +-1/4 दोनों करेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे सिर्फ ए स्क्वायर की वैल्यू 1/16 चाहिए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। उसने कहां लिखा है कि ए की पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है? उसने ऑप्शन में बोला है कि ए की क्या वैल्यू होगी, लेकिन उन्होंने लिखा कि फॉर व्हाट वैल्यू, और एस भी लिखा है कॉलम में। तो +-1/4 होना चाहिए, 2 वैल्यू संभव है, वही मैं समझा रहा हूं आपको। किसने कहा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है? कहां सवाल में बोला है? सवाल ने तो कुछ बोला ही नहीं। सवाल तो कह रहा है वैल्यू बता दो। 2a भी नेगेटिव हो जाएगा। कैसे नेगेटिव हो जाएगा 2a भी? कैसे नेगेटिव हो जाएगा? तुम सवाल को कंफ्यूज कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। वाई स्क्वायर प्लस 1/2, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, एक चीज और तुम्हारे झगड़े में मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ √y लिखना था मुझे, खैर ठीक है। चलिए इधर आओ। y प्लस 1/2 √y प्लस ए स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मैंने कहा आप ए स्क्वायर को 1/16 लिख दीजिए, बन जाएगा। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? यह है √y प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है, ठीक है? सवाल यही कर रहा था ना कि मुझे ए की वैल्यू बता दो जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसा कब हो रहा है? जब ए स्क्वायर की वैल्यू 1/16 है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-1/4। यहां पर फर्क कुछ नहीं आने वाला है। यहां फर्क नहीं आने वाला है कि यहां -1/4 लिखना है, जी नहीं। जब आपको मैंने यहां लिख के दिखाया था x प्लस ए का होल स्क्वायर, ए का साइन प्लस होगा तो ये प्लस में वैल्यू आएगी, माइनस होगा तो माइनस में आएगी। आपको ऐसा लग रहा है क्या? जी नहीं, ये स्क्वायर एक ही चीज का है, √y प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। बट इसकी वजह से जो ये वैल्यू 1/16 यहां आ रही है, उससे ए की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस दोनों में हो सकती है। आशा करता हूं तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ू सर। 16वां सवाल देखिए। इस टर्म में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए?
तो देखिए ये वैल्यू जो है ना 169/a² है, दूसरी वैल्यू हमारी जो है वो 1.44 इंटू b² है, तीसरी वैल्यू हमारी है 30b/a। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना ये है 13/a का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है हमारी ये है 1.2b का होल स्क्वायर, तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 इंटू 13/a इंटू 1.2b 2ab। तो मुझे इतना चाहिए यहाँ पर, जो कि है 26, और इसको मैं 6/5 बोल सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 26 को 6 से गुणा करना है, 156/5 b/a हो जाएगा ये, ठीक है। तो मुझे इतना चाहिए यहाँ पर, मेरे पास है कितना, इतना 30। तो बेसिकली अगर सब्ट्रैक्शन करने आप जाओगे तो आपको 6/5 b/a मिल जाएगा, इतना जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या है, 6/5 b इंटू a की पावर -1, ठीक है। नाउ अनदर वे ऑफ मार्किंग द आंसर विल बी बहुत सिंपल, कि आप कांस्टेंट टर्म को देखो ही मत, आप ये देखो कि इस वाले टर्म में आपको जब आप 2ab करेंगे, तो 2ab जब आप करेंगे तो भाई देखो वेरिएबल में b ऊपर आएगा और a नीचे आएगा, इसके साथ कुछ कांस्टेंट लगा हुआ रहेगा। तो हम सिंपली एक बात बोल सकते हैं कि जो भी जोड़ या घटाव हमें करना है उसमें b/a का टर्म होना चाहिए, ना तो यहां b/a है, ना तो यहां b/a है, ये ba² है, ये ba की पावर -1 यानी यही b/a है, यही करेक्ट होगा डी। इस तरीके से भी आप आंसर लगा सकते हो कि वेरिएबल टर्म्स जो है ना, जब 2ab करने जाओगे आप, तो यहां पर समथिंग अपॉन ए है, ये समथिंग इंटू बी है, तो 2ab वाले टर्म में समथिंग इंटू बी अपॉन ए आएगा। तो जो भी जोड़ घटाव आपको करना है उसमें बी अपॉन ए के टर्म्स होंगे, इसलिए डी होगा। बट हमने निकाल के दिखाया आपको कि भाई ये अगर इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो ये 2 टाइम्स 13/a इंटू 1.2b बनेगा। फाइनली हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। 155b/a नहीं आया, कहाँ 155 आएगा, आप 156/5 में 30b/a घटा दो तो उतना ही जोड़ना पड़ेगा। कितना आया, 6/5 आया ना। ओके, ऑलराइट, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ूं। ये लड़का पूछा डाउट कैसे भेजा जाता है, यार कुछ होता है इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा कहीं, वहीं से भेजते हैं, बट क्लास के अंत में डाउट बताऊंगा। तो अभी आप यहां फोकस करो और चैट में लिखो क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। यार ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ नहीं करना इसमें। a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला लगा के देख रहे हैं कि कितना जोड़ने से होगा, ठीक है। बस दिमाग लगा के रखो, लड़ाई में फंस गए हो ना, तो मुझे पता है इंसानों को लड़ाइयों में बहुत मजा आता है, तो आपका मन लगा होगा अभी जो चैट में अच्छा खासा लड़ रहे थे उनको सर ने क्यों रोका, है ना। अरे भैया परफेक्ट स्क्वायर के लिए मुझे इतना चाहिए, इधर इतना है, सवाल पूछ रहा है कितना और जोड़ें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मुझे इतना चाहिए, इतना है, तो दोनों को घटा लिया बस। सवाल देखिए 17वां, x + y 1 है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई -2 16 है, तो मुझे x की पावर 4 + y की पावर 4 चाहिए। तो अच्छा सवाल है, जो तुम्हें निकालना है जरा उसको पहले गौर से देखो, तुम्हें ये निकालना है। अब xy इंटू एक्स वाई -2 का मतलब आपको x² इंटू y² के टर्म चाहिए, ये निकालना है आपको। मतलब जो दिया हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ये टर्म दिया हुआ है xy इंटू एक्स वाई -2, और मुझे x की पावर 4 + y की पावर 4 के टर्म्स या इसका सम कह रहे हैं निकालना है। आप ये कहोगे कि मेरे पास जो वैल्यू दी है अगर मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर करूं तो मुझे कम से कम पहली बार एक्स वाई के टर्म दिखना शुरू हो जाएंगे, ये 1 के बराबर, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, ध्यान से देखिएगा ऐसे, और फिर से मैं इनका दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो, ठीक है, क्लियर। तो x की पावर 4 + y की पावर 4 + 2x² y², और यहां मिलेगा 1 + 4x² y² - 4xy। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली इस टर्म को देखने की इच्छा थी मेरी, ये 1 - 2xy क्योंकि मुझे x की पावर 4 + y की पावर 4 चाहिए। अब मैं इसको ऐसा स्क्वायर नहीं करूंगा कि यहां से ही पूरा स्क्वायर कर दिया, तो पता लगा 3 टर्म से उनका स्क्वायर किया इतने सारे टर्म बन जाएंगे, तो मैंने एक टर्म को राइट में ले गया और मैंने x² + y² का स्क्वायर करके ऐसे खोल दिया। अब जरा देखते हैं वैल्यू क्या है मेरे पास। मेरे पास वैल्यू है x की पावर 4 + y की पावर 4 जो निकालनी है, और ये 2x² y² अगर उधर जाएगा तो मिलेगा 1 + 2x² y² -
4xy, तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, 2xy कॉमन लूं अगर तो बन रहा है xy माइनस 2, ऐसा नो, तो 1 प्लस जो हमारा 2xy है, आप कहोगे इसकी वैल्यू मुझे पता है, xy इंटू एक्स माइनस 2 दिख गया मुझे यहाँ पर, तो ये वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 16 है, 16 दूना 32 और 1 33, आपका आंसर क्या हो गया? सी 33। ठीक है, क्या किसी को कोई तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए। मेक सेंस? यस, 33 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा सवाल है क्योंकि सॉर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज या तो वैल्यू गेस कर लो और एक्स वाई की वैल्यू डाल दो और आंसर ले लो, वो यहां पर संभव है नहीं, तो और कोई शॉर्टकट इसका संभव नहीं है। या तो वैल्यू गेस करो कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, अगर आप वो वैल्यू गेस कर ले जाएं तब तो शॉर्ट हो सकता है, बट वो वैल्यू गेस करना यहां पर आसान नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हो नहीं सकती, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ही, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, बट वो कोई ना कोई में कौन सी वैल्यू है, अगर वो इंटीजर वैल्यू होगी तभी तो तुमसे गेस होगा कि दो इक्वेशन में फिट हो जाए, वरना होना नहीं है। तो बहुत ज्यादा टाइम उस चीज में वेस्ट ना करें, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू तो खोज पाओगे नहीं तुम, और इंटीजर वैल्यू है नहीं, फिर कैसे होगा? ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अगला सवाल देखते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 24 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान निकालना है। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है ना, ये क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी वैल्यू हो गई 8 अठाई 64, इसकी वैल्यू हो गई 24 प्लस 2 इंटू जो भी निकालना है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 64 माइनस 24/2, विच इज 40/2 यानी 20। राइट, अब देखिए इन सब सवालों को का एक तरीका और भी होता है कि z को 0 मान लो और सॉल्व कर लो, मैं उस पर भी आता हूँ। तो पहली बात आप सभी लोगों को मुझे ये बतानी है कि इक्वेशन में, मतलब लेट मी टेल यू बेसिक ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग, कि वहीं से चीजें निकलेंगी, कि अगर आपको कभी भी यूनिक सॉल्यूशन की दरकार है, अब आप कहोगे सर ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन पे मैं आता हूं। अभी लीनियर सिस्टम का पूरा कहानी आपको बताना ही बताना है, तो मैं पहले बताता हूं यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। लेट अस से मैंने आपको एक इक्वेशन दी और वो इक्वेशन ऐसी दी कि x प्लस वाई की वैल्यू 4 है, तो इस को देखकर आप बोलोगे कि हमारे पास दो वेरिएबल है कि नहीं है? अब दो वेरिएबल की अगर इक्वेशन है और मुझे इनकी यूनिक वैल्यू चाहिए, यूनिक वैल्यूज का मतलब कि भाई x और y की वैल्यू, जैसे x प्लस वाई अगर 4 है, तो यहां पर तो बहुत सारी संभावना है यार, 1 ले लूं, 3 ले लूं, 2 ले लूं, 2 ले लूं, 4 ले लूं, 0 ले लूं, 0 ले लूं, 4 ले लूं, -1 ले लूं, 5 ले लूं, तो आप समझ लो कि ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन है। लेकिन यूनिक वैल्यूज का मतलब होता है कि भाई x की एक वैल्यू एंड डेफिनेटली y की एक वैल्यू, x और y की क्या यूनिक वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर दो वेरिएबल है तो मैं दो इक्वेशन चाहिए, सिंपल। तो यूनिक सॉल्यूशन की सिंपल कहानी होती है कि अगर आपके पास n वेरिएबल हैं, n वेरिएबल हैं, तो आपको n इक्वेशंस चाहिए, अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए वेरिएबल्स का। कई इक्वेशन ऐसी होती हैं, थोड़ी मिसलीडिंग इक्वेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखा, मान लिया x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 8, तीन इक्वेशन हो गई। अब तीन इक्वेशन के, तीन वेरिएबल की इक्वेशन के मुझे अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे तीन इक्वेशन चाहिए, बट मैं कुछ आगे लिख रहा हूं, इसको भी देखना। x प्लस 2z 2i माइनस 2z इक्वल्स टू मैंने आपके सामने लिखा, मान लिया 2। अब इस इक्वेशन को अगर आप घटाओगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करिए। अगर आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x प्लस 2i कट जाएगा, इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपको मिलेगा z, z की वैल्यू 6 आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां तो z की वैल्यू 6 आ गई यार, लेकिन अभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया, समझना इस बात को। z की वैल्यू सॉल्व हो गई जो कि एक वेरिएबल है, आप z की वैल्यू यहां रख भी दोगे अगर 6 और 6 यहां पर, तो भी x प्लस 2y में आपको दो इक्वेशन दिख रही है, बट वो दोनों इक्वेशन सेम है, तो आप x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल पाओगे।
तो आप यूनिक सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। इसका मतलब ये हुआ भाई ये जो Z6 आएगा आप जाके यहाँ रख दो, तो आपको मिलेगा x प्लस 2y की वैल्यू 14। अब यहां से x और y की यूनिक वैल्यू नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि तुम्हारे पास जो एक इक्वेशन बची है दूसरे से भी यही मिलेगा, x प्लस 2y बराबर 14, 6 दूनी 12 2 14। आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो z की वैल्यू जरूर आ गई फिक्स, बट x और y नहीं निकलेगा फिक्स, तो अभी भी हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं मिला। अगर तीसरी इक्वेशन होती, तीन वेरिएबल थे, मुझे तीन इक्वेशन चाहिए थी, अगर तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन होती तब हम बोलते कि हम यूनिक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब जैसे ये सवाल है, इसको गौर से देखिए इस सवाल में। तो इस सवाल में होगा क्या कि हमारे पास यहाँ तीन वेरिएबल है 1 2 3, यहाँ पर भी तीन वेरिएबल है 1 2 3, तो और ये तो हमें निकालना है। तो अब आप बोलोगे कि तीन वेरिएबल में मुझे दो इक्वेशन दी गई, राइट? तो क्या आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, यस, क्योंकि तीन इक्वेशन में अगर तीन वेरिएबल में तीन इक्वेशन होता तो फिक्स होता, हाँ फिक्स नहीं है। तो आप कहोगे इसका मतलब यह है कि जब इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो इसकी मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं? जैसे मान लिया x प्लस वाई 4 है, सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा कि आप y की वैल्यू रखते जाओ, y रखते जाओ, x निकालते जाओ, y रखते जाओ, x निकालते जाओ। इसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के। इसकी बहुत सारे सॉल्यूशन है, एक वेरिएबल को मानते जाओ और दूसरा वेरिएबल निकालते जाओ। तो आप कहोगे जब एक वेरिएबल को मान के दूसरा वेरिएबल निकालना है यहाँ पर, तो हम क्यों ना z को 0 मान लें? तो आप यहाँ पर z को 0 मान सकते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 24 आ जाएगी। अब अगर आपने z को 0 माना है तो आपको निकालना क्या है? सिर्फ x इंटू वाई निकालना है, क्या और कुछ निकालना है? यही निकालना है, x इंटू वाई, क्योंकि z को 0 मान लिया तो वाई जेड और जेड एक्स 0 हो गया। अब x इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी सिंपली x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहां से आपको 2 एक्स मिलेगा। तो मामला वही है, 64 माइनस 24/2 बराबर 0 बराबर 20। अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूं कि ये जो चीज आपने पता लगा ली इसमें कुछ कमाल नहीं हुआ है। आप अगर फाइनल कैलकुलेशन देखो तो यहां भी आप यही लिख रहे थे, 64 माइनस 24/2, यहां भी फाइनल कैलकुलेशन में सिर्फ वही लिख रहे हो, 64 माइनस 24/2। यस और नो, कि कुछ अलग लिख रहे हो? वही लिख रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां मैं फॉर्मूले में z को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, यहां में z की जरूरत मुझे नहीं है। तो अगर आपको फॉर्मूले पता है, वैसे ये फॉर्मूला मान लिया आपको पता है, तो आपके लिए z बराबर 0 रखने का कोई खास फायदा नहीं है। एग्जाम में कोई फॉर्मूला कॉपी पे लिख के थोड़े ना सॉल्व करता है। आप ऐसे लिखते हो क्या? आप यही लाइन लिखोगे ना सीधे, यही लिखोगे सीधे। जब आप फॉर्मूला कॉपी पे पूरा लिखोगे तब तो आप कहोगे हाँ मेरा सवाल लंबा हो गया, क्योंकि आप ज्यादा टर्म्स यहां लिख रहे हो, यहां कम टर्म्स लिख रहे हो। बट अगर आप फॉर्मूला कॉपी पे उतारने वाले व्यक्ति नहीं हो तो आप कहोगे यहाँ 64 होगा, यहाँ 24 होगा, यहाँ 2 इंटू जो निकालना है वो होगा। वही काम यहां भी हो रहा है, यहां पर भी वही काम हो रहा है कि मुझे अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है तो ये वैल्यू हमारी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप कहोगे ये वैल्यू 64 हो गई, ये वैल्यू 24 हो गई, प्लस 2 इंटू मुझे जो निकालना है, यहाँ पर मुझे एक्स वाई निकालना है क्योंकि z 0 हो गया। तो इस सच इसमें कोई कैलकुलेशन में फर्क नहीं है। अगर आप ये फॉर्मूला कॉपी पे ना उतारो तो दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। बट इस नॉलेज का फायदा है जरूर कि हम आखिर z को 0 क्यों मानते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनको कारण नहीं पता है, बस वो z को 0 मानना जानते हैं कि z को 0 मान लेंगे। पूछो क्यों, तो उनको नहीं पता है। आपको ये पता लगा क्यों मानते हैं? क्योंकि सॉल्यूशंस एक से ज्यादा हैं, तो जब हम z की वैल्यू मानते जाएंगे तो उसके हिसाब से x और y निकलते जाएंगे। तो कोई एक z अपनी तरफ से मान लो, आंसर आ जाएगा आपका। अब वो z क्या माने? 0 मानते हैं, क्योंकि 0 मानने से हमारा एक टर्म ही कम हो गया, तो 0 मानने का इसलिए फायदा है। आप z को 1 मान के भी सॉल्व करोगे आपका आंसर यही आएगा, जो एग्जैक्ट आंसर 20 आना है 20 ही आएगा। आप z को 2 मान के सॉल्व कर लीजिए, अभी भी आंसर 20 ही आएगा। क्योंकि जब सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है और आंसर फिक्स है तो तुम्हारी z की वैल्यू पे तुम्हारा आंसर निर्भर ही नहीं करता है। z आप कुछ भी लेते जाओ, उसी के हिसाब से x और y के टर्म एडजस्ट होंगे और आपका आंसर फाइनली फिक्स आने वाला है। तो z को 0 मानने से फायदा यह है कि एक टर्म एलिमिनेट हो जाता है, मुझे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी दिखने लगती है, इसलिए हम z को 0 मानते हैं। मानने को हम 1 भी मान सकते हैं, 2 3 व्हाटएवर आई वांट आई कैन अज्यूम, ठीक है। सौरभ पूछ रहे हैं कि अगर दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल फिक्स होगी, बाकी वेरी करेंगे। जी नहीं, तीन वेरिएबल और दो इक्वेशन में ये स्पेशल केस है जहां पर z निकाला जा सकता है। कोई नॉर्मल ऐसे इक्वेशन में लिख दूं x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 8, और मैं यहां पर आपके सामने लिखूं 2x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 4, ऐसा लिख दिया। यहां आप कोई भी वेरिएबल नहीं निकाल सकते हो। जैसे ये एक स्पेशल केस बन जाता है जहां z निकल जाता है, तो लोगों को लगने लगता है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। जी नहीं, खाली z निकला, x y नहीं निकलेगा। यहां आप कुछ नहीं निकाल पाओगे,
नथिंग। z रखोगे तब आप x और y की इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, कोई कह रहा है z 0 होगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 24 होगा। यार वही तो किया मैंने यहाँ पर, z जब आपने 0 कर दिया तो आपकी इक्वेशन तब्दील हो गई ऐसे और ऐसे, और आपको निकालना है x इंटू वाई, वही काम किया है यहाँ पर। ठीक है, वही काम किया है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अगेन एक दो, दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन में तीन वेरिएबल हैं, और आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है जिसमें मेरे तीन वेरिएबल हैं। आपको पता है दो इक्वेशन में अगर तीन वेरिएबल हैं तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है, तो हम एक वेरिएबल को जीरो मान सकते हैं। हम यहाँ सी को क्या करेंगे, शून्य मान लेंगे। सी को शून्य मानने का फायदा क्या है, सी अगर शून्य होगा तो बी इंटू सी शून्य हो गया, ये पूरा प्रोडक्ट शून्य हो गया। सी अगर शून्य होगा तो ये पूरा प्रोडक्ट शून्य हो गया। सी अगर शून्य हो गया तो ये प्रोडक्ट शून्य हो गया। आपको निकालना है सिर्फ ए बी इंटू ए प्लस बी। अगर हमारा सी शून्य है तो हमें ये निकालना है। तो मैं जाऊंगा और मैं कहूंगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी 13 के बराबर है। मैं यहां से लिखूंगा कि मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 144 के बराबर है, और मुझे ए बी इंटू ए प्लस बी निकालना है। तो मुझे पता है ये कैसे निकलेगा, देखो सी को चूंकि मैं जीरो मान चुका हूं तो सी को आप जीरो कर दो, यहां पर भी। आपको ए प्लस बी की वैल्यू पता है 13 है, और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है कि ये वैल्यू हमारी 144 के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ए इंटू बी निकालूंगा, ए प्लस बी पता है, तो आप कहोगे ए इंटू बी कैसे निकलता है, ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 करने से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा 169 माइनस 144 बाई 2, तो ये वैल्यू आपकी होगी 25/2। आपका आंसर कैसे मिलेगा, ए इंटू बी की वैल्यू आपको होगी कि कैलकुलेट कर लिया है मैंने कि 25/2 है, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है भाई, 13 के बराबर है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 13 इंटू 25 कर लें, 12 इंटू 25 300 होता है, तो ये 325 है बेसिकली, 25 का 13 गुना बटे 12, बटे 12 नहीं 2, 12 क्यों लिख रहा हूँ, 2 है ये। अब 325 का बटा 2 करो आप, 2 एक नम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 162.5 आपका वैल्यू आ गया, जो कि आपका दिया हुआ है आंसर डी, डी करेक्ट। ठीक है, लॉजिक समझ में आया, सी को जीरो क्यों रखा। ठीक है, बिकॉज हमें जो इक्वेशंस दी हैं वो दो इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल हैं, तो मोर देन वन सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाते हैं। निकलते कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, एक वेरिएबल को शून्य कर दो, या मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, शून्य मानने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब कुछ भी मान सकते हैं तो हम सी को जीरो ही मानेंगे, ताकि कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाए सी वाले, एंड देन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 20वां सवाल। ए प्लस बी प्लस सी हमें 8 के बराबर दिया हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 8। यहां पर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए बी सी, और यहां आपको मिलने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 34। एबीसी की वैल्यू चाहिए। अब यहां ये गलती मत करना, इस सवाल में आपको बाकायदा तीन इक्वेशंस दी हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर एबीसी का कोई फिक्स वैल्यू होगा, ये नहीं कि कुछ भी ले लो सी जीरो कर दो, यहां नहीं कर सकते। जीरो क्यों मान रहे हैं इसको रिपीट कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी रिपीट करके समझाया नहीं किया, एक बार घर पे रिवाइज करना है इसको, कई बार दिमाग अटक जाता है तो निकल नहीं पाता उससे। बहुत सिंपली मैंने समझाया बेटा, ये समझाया है कि जब हमारे पास इक्वेशंस कम होंगे, वेरिएबल ज्यादा होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो वहां पर हम एक वेरिएबल को जब मान लेंगे तो दूसरे वेरिएबल सॉल्व होंगे, लेकिन यहां तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, फिक्स वैल्यू हो गई, यूनिक वैल्यू हो जाएगी, निकल जाएगा ये। एबीसी की कोई वैल्यू होगी पर्टिकुलर, तो यहां अपनी मर्जी से सी को जीरो नहीं मान सकते हो। यहां इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो यहां हमें फॉर्मूला वाला रूट अपनाना पड़ेगा। आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है, यस और नो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब हो गया 34, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए का मतलब हो गया 2 इंटू 5abc। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10abc इज इक्वल टू 64 माइनस 34। तो एबीसी की वैल्यू कितनी हो गई, 30/10 3, 30/10 क्या हो गया, 3 के बराबर हो गया। आंसर क्या हो गया, बी 3। ठीक है, क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, होप नोबडी हैज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। आते हैं अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
देखने में सवाल लग रहा है खतरनाक, पर घबराने से सवाल तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। तो यहां बेसिकली एक ही क्वेश्चन दी है, एक ही क्वेश्चन दी है। तो अगेन केस तो वही बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। बट मामला क्या है इसमें कि सी को जीरो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि 1/0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। और हम क्वेश्चन को अनडिफाइंड नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन हमेशा डिफाइंड वैल्यू के लिए सॉल्व होता है। वी कैन नॉट मेक इट अनडिफाइंड। सी को हम एक मान सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। राइट साइड में जो वैल्यू है वो सर्ड में टर्म में दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सी को तुमने 1 माना और ये उधर जाके घट गया और सिंप्लीफाइड हो गया। ये रूट में वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आप कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बढ़ा ही रहे हो। तो हमें करना ये पड़ेगा कि हम एक तो वेरिएबल को जीरो यहां मान नहीं सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल जीरो मानने से हमारा क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि हम कर नहीं सकते। अगर आपने क्वेश्चन को ही अनडिफाइंड कर दिया तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? हमें उन वैल्यूज के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जहां क्वेश्चन डिफाइंड हो। तो अब इसका स्टैंडर्ड स्टेप्स है, बहुत आसानी से सवाल होगा। जरा देखो तो एक बार, ये जो एक्सप्रेशन मुझे दिया है और यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ये होता है। न्यूमरेटर ये हो गया, बटे मेरे पास क्या है, एबीसी है। अब एबीसी से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा आपको 2। ये वाला जो टर्म है जहां से बीसी से कटेगा, ये मिलेगा 1/a, फिर 1/b, यहां मिलेगा आपको 1/c। ये निकालना है। अब देखिए वैल्यू किसके बराबर है, 2 इंटू इसकी वैल्यू मुझे दी है 43√47/11। तो ये हो गया आपका 86√47 डिवाइडेड बाई 11, आंसर भी ठीक है। तो घबराना नहीं है, भले ही यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस था, हम सी को जीरो नहीं रख पाए क्योंकि क्वेश्चन में सी डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में हम जीरो डाल नहीं सकते। सवाल मुश्किल नहीं है, फिर सवाल आप वेरिएबल रूट से करोगे, हो जाएगा ठीक है। 22वां सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल है और इस सवाल में आपकी बुद्धि और खुलेगी। क्या आपको दिख रहा है कि ये एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है? तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि इसके सॉल्यूशंस क्या इनफाइनाइट होंगे? वी हैव वन इक्वेशन एंड वी हैव टू वेरिएबल्स, तो क्या इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हैं? पहले इस शब्द की, इस विचार का मुझे परिणाम चाहिए आप लोगों से कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो क्या सॉल्यूशन इनफाइनाइट है? नहीं, क्यों भाई? तो आप फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन ही कर रहे हो गलत है, जो अभी सीख के आए थोड़ी देर पहले। हाउ दैट कैन बी रॉन्ग, दैट्स राइट, मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। अगर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन नहीं चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो फिर तो हम तो कुछ भी रख सकते हैं। हमने कहा y को जीरो रख लेंगे, रखो जरा y को जीरो, रख के देखो। अगर आपने y को जीरो रखा तो ये वैल्यू बनेगी 16 बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी पता है आपको, -16। x -3 का होल स्क्वायर आएगा -16। और यही मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए। यानी जब हम y को जीरो मान रहे हैं लेट से, तो x की कोई वैल्यू हमें मिली ही नहीं, नहीं मिली ना। तो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। हमने y की एक वैल्यू मानी तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिली है। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा यहां गौर से, इस पर्टिकुलर केस में, कि क्या हुआ, क्यों नहीं मिली, हमने y की वैल्यू जीरो क्यों नहीं मान सकते यहां पर। तो मैं आपको समझाता क्या हूं, इसको गौर से देखिएगा। ये बेसिकली आपकी क्वेश्चन, जो आपकी इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, नॉट वन इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस हैं। क्यों, अभी समझ में आएगा आपको। x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर अगर बराबर जीरो है, तो ऐसा नहीं है कि मैं x और y को कुछ भी रख लूं। क्यों, इसका कारण बताता हूं। ये राइट साइड में जो आपको जीरो लिखा है, इसको जरा गौर से देखिएगा। जीरो, किसी भी स्क्वायर की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होती है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। क्लियर है कि नहीं? क्या ये वैल्यू भी सेम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी? यस। स्क्वायर ऑफ एनीथिंग कैन बी ईदर जीरो और मोर, तो हम कहेंगे जीरो या जीरो से बड़ी होगी। अब अगर दो स्क्वायर्स का सम आपको जीरो लाना है, तो क्या आप किसी एक को पॉजिटिव ले सकते हो? ले ही नहीं सकते। अगर मुझे इन दोनों का सम जीरो लाना है तो कोई भी एक पॉजिटिव हो जाएगा तो सम जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव हो गया तो दूसरा नेगेटिव हो नहीं सकता, स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर इनका सम मुझे जीरो करना है तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि दोनों अलग अलग जीरो हों,
तभी 0 + 0 0 बन सकता है, क्योंकि नेगेटिव कोई हो नहीं पाएगा, और अगर एक पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव कहां से लाएंगे जीरो बनाने के लिए? देयरफॉर इनको अलग अलग जीरो होना पड़ेगा, और अलग अलग जीरो होने का मतलब हो गया आप कह रहे हो x-3 हमारा जीरो हो और y-4 भी हमारा जीरो हो, तो ये बेसिकली एक डिसगाइज्ड इक्वेशन है। किसी को पता है डिसगाइज का मतलब क्या होता है? तो ये डिसगाइज इक्वेशन ऐसी है कि आपको लग रही है कि ये एक ही इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये दो इक्वेशन को कंबाइन करके एक साथ लिख दिया गया। ये बेसिकली एक इक्वेशन थी x-3 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन थी एक y-4 बराबर 0। हमने थोड़ा दिमाग लगाया और हमने कहा कि ऐसा करो, इसको x-3 का होल स्क्वायर करते हैं, जीरो ही रहेगा, y-4 का होल स्क्वायर करते हैं, जीरो ही रहेगा, और इसको जीरो के बराबर लिख के बच्चों को कंफ्यूज करेंगे। उनको लगेगा कि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं और वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका यूनिक सॉल्यूशन ही होगा बस। तो जब भी आपके एक्सप्रेशन में समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर कहीं शून्य दिया हो या स्क्वायर के टर्म इक्वेशन में दिए हो तो सतर्क रहना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहरूपिया इक्वेशन हो, हिंदी में इसको बहरूपिया ही बोल सकते हैं, डिसगाइज्ड है, हिडन है, छुपी हुई है, ठीक है, ताकि आप गलत ना हो। तो अब इस इक्वेशन का एकमात्र सॉल्यूशन है ये x बराबर 3 और y बराबर 4, ये इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है इसमें। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपकी 3 + 4 बराबर 7, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ये सवाल दो ही वेरिएबल के साथ आएगा, जैसे आगे देखो आप, यहां पर आप देखो एक इक्वेशन में तीन तीन वेरिएबल है, स्क्वायर 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 जीरो के बराबर है, मुझे a + b की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि यार कैसे निकलेगा ये, तो एक इक्वेशन तीन वेरिएबल, क्योंकि यहां भी समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर अगर जीरो है तो ये हमें करना ही पड़ेगा कि मैं इसको अलग से जीरो करूं, इसको मैं अलग से जीरो करूं, इसको मैं अलग से जीरो करूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा आंसर नहीं आने वाला, मेरा a 9 के बराबर होना चाहिए, मेरा b 11 के बराबर होना चाहिए, और मेरा c 5 के बराबर होना चाहिए। और जब ऐसा है तो मैं कहूंगा मुझे रूट a + b + c निकालना है, तो 9 + 11 + 5, 11 9 20 5 25 किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट 5 के बराबर होगा। मेरा आंसर किसके बराबर हो गया? 5, ठीक है। तो देखना इस सवाल को, बहुत अच्छे सवाल होते हैं। अब कई बार क्या होगा ना, ये सवाल थोड़ा सा मजेदार तरीके से हो जाता है, जैसे यहां दिख रहा है आपको, जो चीज पिछले में बहुत क्लियर है कि तीन वेरिएबल में सीधे लिख दिया गया, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर बराबर 0, तो ये 100% क्लियर हो जाता है कि ये वही वाला केस है। लेकिन कई बार क्या करते हैं ये लोग मस्त काम, कि इसको ऐसे खोल के लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, अब आपको शुरू में नहीं पता कि यार क्या होने वाला है, पता है क्या? नहीं। तो अब मैं यहां पर आपको कुछ मजेदार बातें बताने जा रहा हूं जिसको आपको बहुत गौर से सुनना है और समझना है। ओके, थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास राइट साइड में जहां जीरो बना, थोड़ा देर के लिए सोचते हैं कि राइट साइड में मान लिया जीरो नहीं है तो क्या होता। मैं कहता मान लिया x-3 का होल स्क्वायर है, y-4 का होल स्क्वायर है, और ये वैल्यू मान लेते हैं जीरो ना होकर 1 के बराबर होगी। नेगेटिव तो नहीं हो सकती राइट साइड। अगर दो स्क्वायर का सम मान लेते हैं जीरो आता है इस तरीके से, तो हमें पता लग गया कि यहां यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, राइट। अगर इन्हीं दो स्क्वायर्स का सम मैं लिखूं लेट से, और मैं कहूं कि भाई ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो आपको पता है केस क्या बनेगा कि इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, दो स्क्वायर का सम नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो जाए कि दो स्क्वायर्स दिए हों और इनका जो सम है ये पॉजिटिव आ जाए, आपको पता है इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये मतलब नहीं कि कोई भी वैल्यू चलेगी, बट चूंकि कोई भी वैल्यू इसलिए नहीं चलेगी कि जैसे y को जीरो रखा आपने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन विद लिमिटेशंस, कोई भी वैल्यू y की नहीं चलेगी। लिमिटेशंस ये हैं कि भाई अगर मैं लेट से बोलूं यहां पर कि x-3 का होल स्क्वायर है प्लस y-4 का होल स्क्वायर है और ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो मैं y को जीरो नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि y को अगर मैं जीरो रखूंगा तो ये कितना बनेगा? 16 प्लस में उधर जाएगा -15 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मुझे y की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि ये वैल्यू 1 से छोटा है, ये पॉसिबल है। आप y को 0 से 3 से 4 के बीच की वैल्यू लो। अगर आप यहाँ y की वैल्यू 3 से 4 के बीच में लोगे तो क्या होगा? 3 से 4 के बीच में लोगे तो ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू नॉट 3 से 4 बट 3 से 5 बोलता हूं मैं, तो ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी, उसका स्क्वायर 1 से छोटा आएगा, राइट साइड पॉजिटिव बनेगा और x की वैल्यू क्या है? मिलती रहेगी मुझे। अब y की वैल्यू अगर 3 से 5 के बीच में मैं कुछ भी रख सकता हूं, तो आप मुझे एक बात बताओ कितनी वैल्यूज रख सकता हूं? 3 से 5 के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं भाई। 3 से 5 के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट, इसलिए इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। x की इनफाइनाइट वैल्यूज निकलेंगी, y की वैल्यू 3 से 5 रखेंगे तो x की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी,
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे सवालों में अब मैं जो सिखाने जा रहा हूं ये बहुत अच्छे से आप सीखना कि या तो ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा, या तो ऐसे केस में नो सॉल्यूशन का केस होगा, या तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा विद लिमिटेशन कि y की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती, y की वैल्यू 3 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब मजेदार बात यह है कि जैसे आपको ऐसा सवाल एग्जाम में आया, इसको गौर से देखिए, राइट। स्किप कौन कर रहा है? स्किप क्या है भाई? स्वागत साहब, क्या स्किप कर दें? एग्जाम में स्किप करना है, यहां नहीं। ये सवाल जैसे आया आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, लुक एट दिस क्वेश्चन। मुझसे यहां x माइनस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है। अब आपको पता है इसके आंसर क्या क्या हो सकते थे? एक आंसर हो सकता था नो सॉल्यूशन। आपको पता है कि जब मैं इसको स्क्वायर के टर्म में अरेंज करूंगा और राइट साइड में मान लिया नेगेटिव आ गया, अभी तो मुझे नहीं पता है ना कि जब मैं एक्स के टर्म को इकट्ठा करके स्क्वायर करूं, वाई के टर्म को इकट्ठा करके स्क्वायर करूं, जेड के टर्म को इकट्ठा करके स्क्वायर करूं, तो राइट साइड में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मुझे पता है क्या? मुझे नहीं पता है। तो मैं कहता हूं इसकी संभावना क्या क्या है? नो सॉल्यूशन हो सकता है। मान लिया राइट साइड में एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, अगर ऐसा करूं, मैं सबको इकट्ठा करके कंबाइन करूं, तो अगर पॉजिटिव बना तो आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस भी हो सकता है। और केस यूनिक सॉल्यूशन का भी हो सकता है। अब मेरा एक सवाल है, जो आपसे ये पूछ रहा है, ये इन गिवन ऑप्शंस में से अगर कुछ करेक्ट है, मतलब केस यूनिक सॉल्यूशन का है। मतलब जब एक्स वाई जेड की वैल्यू तुम निकाल रहे होगे तभी तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड निकलेगा, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, मैं उनका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने से जब तक एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं एक्स माइनस वाई प्लस जेड कहां से निकाल दूंगा इस गिवन केस में। आपको पता है ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, क्योंकि ऑप्शंस में कहीं नन ऑफ दीज, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा है, यानी ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। इसका मतलब यह है कि जब आप परफेक्ट स्क्वायर्स बनाओगे तो राइट साइड में अपने आप जीरो बनेगा। अब इसका हम उठाएंगे फायदा, इस बात को मुझे ये समझाना था आपको। अब आप इसमें दिमाग मत लगाओ कि मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, फिर मैं माइनस में इधर ले आऊंगा 2x लिखूंगा, फिर मैं इसको 1 दे दूंगा, फिर मैं कहूंगा ये देखो वाई स्क्वायर है, ये हमारा -4y है, फिर इसमें 4 दे दूंगा, फिर मैं कहूंगा देखो मेरे पास जेड स्क्वायर है और यहाँ -6z है, फिर मैं इसको 9 दे दूंगा, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। देख लो अपने आप जो 14 दिया हुआ था वो जीरो बन गया, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं बनेगा तो मुझे पता है ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा एक्स वाई जेड जो दिया हुआ है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी तो ये सॉल्यूशन आ सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में या तो कोई स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हो, जैसा जब आप यहां पर सॉल्व कर रहे थे, आता हूं मैं वापस, ये सवाल, ये एक्सप्रेशन जब आप खोल के अरेंज करोगे तो ये एबीसी में आइडेंटिटी बनती है कि ये सिर्फ a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। दो इक्वेशन थी इस सवाल में, जब तक तुम्हें एक्स वाई और जेड की वैल्यू नहीं मिलेगी ये नहीं निकाल सकते हो आप। यू कैन नॉट फिगर दिस आउट। हाउ विल यू फिगर दिस एक्स माइनस वाई प्लस जेड? नहीं निकाल सकते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि इस एक्सप्रेशन से मुझे सीधा दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन से आपको एक्स माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो नहीं दिख रही है सीधे, कहीं दिख रही है क्या? क्या ये एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है? नहीं। तो मुझे एक्स माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू कहां से मिलेगी? वो तो तभी मिल सकती है जब मैं एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालूं, और एक्स और वाई और जेड की अगर इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी तब तो आंसर कोई एक थोड़े ना आएगा, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आएंगी। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है एक वैल्यू है एक्स माइनस वाई प्लस जेड की, इसका मतलब है एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू है। इसका मतलब सिंपल है कि जब हम परफेक्ट स्क्वायर लेफ्ट साइड में बनाएंगे तो ये जो 14 दिख रहा है ना, ये जीरो बनना है। और आप देख लो यहां पर मैंने ये कर दिया आपके लिए, आप देखो 1 4 5 9 14 बन गया। तो ये बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बना y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बना z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, z की वैल्यू 3 हो गई। तो जो मुझे निकालना है 1 माइनस 2 प्लस 3, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2 के बराबर हो गई। आपका आंसर भी आ गया। लेकिन एग्जाम में इतना हमें नहीं करना है। एग्जाम में अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसेस होता है, अगर आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के टर्म्स लेफ्ट साइड में है, एक्स वाई जेड के टर्म राइट साइड में है, तो आप देखो ये वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है। आप एक्स का कॉफिशिएंट देखिए 2 दिख रहा है, ठीक है, 2x दिख रहा है। तो अगर x का कॉफिशिएंट 2x है तो आप x की वैल्यू कैसे लिखोगे? 2 हटाइए तो x का कॉफिशिएंट 1 बचेगा। अगर x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर लो, 1 लिखो। नीचे अगर कोई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है तो उससे डिवाइड कर दो, नहीं है तो 1/1 1 हो गया। y निकालना है तो आप कहोगे y का कॉफिशिएंट मेरा 2 2 4 है,
तो y की वैल्यू होगी 4, और फिर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो 2y बनता है, तो 4/2 करेंगे, तो y का ओवरऑल कोएफिशिएंट 4 है ना, 4 को 2 से डिवाइड करिए, फिर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड कर लीजिए। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। z स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 3 दूनी 6 है, तो z की वैल्यू लिखने आप जाओगे तो 6 को पहले आप 2 से डिवाइड करिए, और z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड कर लीजिए, आपको x की वैल्यू 1 मिल गई, y की वैल्यू 2 मिल गई, z की वैल्यू 3 मिल गई। लेकिन ये हम कर कब पाएंगे, जब आप ये बात समझ पाओ मेरी कि राइट साइड में जीरो बनना ही बनना है। राइट साइड में देखो, अब कई बच्चे क्या करते हैं, उनको ये तरीका पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि राइट साइड में अगर पॉजिटिव बना तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, उनको ये बात नहीं मालूम है। तो एग्जाम में अगर किसी दिन ऐसा धोखा हुआ तो वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। हम ये कैसे जज कर रहे हैं कि राइट साइड में जीरो बनना ही बनना है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारे चारों ऑप्शंस फिक्स आंसर्स हैं, और फिक्स आंसर सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में आ सकता है, और इसलिए राइट साइड में जीरो बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए हम परफेक्ट स्क्वायर बना के नहीं देख रहे हैं, वो जो 14 है उसमें से कुछ बचना नहीं है, वो कंफ्यूजन मुझे नहीं है। तो मैं सीधे कह रहा हूं कि भाई जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनता है उसमें ये 2x से x निकल जाता है। जब आप लिखते हो 2 इंटू एक्स, तो आप क्या कह रहे हो कि भाई ये जो वैल्यू है x का, जो वैल्यू अगर मुझे सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर रहे हो, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये 1 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आप राइट साइड में x का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, 2 है, उसको एक बार 2 से डिवाइड करिए बिकॉज ऑफ दिस 2, एंड देन एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको 2 की वैल्यू दे देगा, ऐसे ही y ऐसे ही z। तो जब आप श्योर हो कि आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको इस 14 की टेंशन नहीं करनी है। ये 14 दिया ही इसलिए है कि ये एडजस्ट हो जाएगा और राइट साइड में जीरो बनेगा ही बनेगा, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट ये जानना इसलिए आवश्यक है कि अगर कभी इस तरह के प्रश्न में ऑप्शंस में नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिखे हों तो आपको सतर्क होना पड़ेगा। इवन नन ऑफ दीज लिखा हो तो भी सतर्क होना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई वो जीरो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेना डूबे फिर, लेकिन यहां श्योर हूं मैं कि जीरो बनना है राइट साइड में, बिकॉज यूनिक आंसर है। तो पूरी बात समझ में आई आपको, ठीक है। और जैसे अगला सवाल देखिएगा, अगले सवाल में आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ लिया गया, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो परफेक्टली आपको दिख रहा है कि दो वेरिएबल हैं, फिर भी उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई क्या होगा। तो इस सवाल में तो खैर ऑप्शन में आप वैल्यू डाल के चेक भी कर सकते हो। चेक क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपको वैल्यू दी हुई है। ओके, वैल्यू आपको दी हुई है कि नहीं दी हुई है, दी हुई है। अब वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो आप रख रख के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही वैल्यू फिट बैठेगी, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। किंतु एक मिनट देना बेटा, पावर ऑन करना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड दीजिएगा। ओके, अब इस सवाल में मैंने क्या बोला, आप ऑप्शन में जाके वैल्यू रख के देख लो या दूसरा तरीका देखना। यहां पर बस सतर्क क्या रहना बेटा, यहां पर देखो एक्स और वाई के टर्म एक साथ आ रहे हैं। अब ये सवाल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है वही वेरिएबल वही टाइप है कि एक्स और वाई की फिक्स वैल्यू यहां भी निकलेगी, और यहां पर भी राइट साइड में जीरो बनेगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बट यहां जो अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि एक्स और वाई की सीधे वैल्यू लिख सकते हो, वो यहां पर नहीं लिख सकते हो, बिकॉज यहां पर एक्स और वाई का टर्म एक साथ है, तो हमें पहले इसका ख्याल करना पड़ेगा। अब देखो, जो आपको 6xy दिया हुआ है, वाई स्क्वायर आप इसके साथ डालिए, वाई स्क्वायर अगर आपने डाला तो आपको मिलता है 2 इंटू वाई, और चूंकि यहाँ 6xy है, मुझे यहाँ 3x देना पड़ेगा, और 3x अगर यहाँ आया तो मुझे यहाँ 3x का स्क्वायर देना पड़ेगा, तो 9x स्क्वायर बनेगा। ओके, बनेगा नहीं बनेगा, ओके बनेगा। तो अब आप कहोगे 9x स्क्वायर का इस्तेमाल तो इसके साथ हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अगर 10x स्क्वायर है तो x स्क्वायर मेरे पास बच जाएगा, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया, ये 0 हो गया। ये जो वैल्यू आपकी आएगी, ये आएगी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू आपकी आएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर -1, और अगर x -1 मिलेगा तो यहाँ से आपको मिलेगा y बराबर 3, क्योंकि x -1 रखने पे ये -3 होगा, तो इसको +3 बनाना पड़ेगा। तो x -1 आ गया और y हमारा 3 आ गया, ये आंसर होगा। इसका भी एक ही सॉल्यूशन है। होप यू अंडरस्टूड। तो हमें पहले एक्स वाई टर्म में जितना एक्स स्क्वायर कंज्यूम होना है उसको दे देंगे, फिर जो बाकी बचेगा वो अलग यूज हो जाएगा, और इससे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पर यार ये क्या लिखा हुआ है, x 14 y, अभी देखते हैं, पहले तो ये सॉल्यूशन देखो। यहाँ पर यहाँ कोई एक्सप्रेशन है, मेरे ख्याल से पावर थोड़ा सरक गई है, ऊपर होनी चाहिए या कुछ ऐसा। विल सी कि ये क्या है, पावर होगा शायद, देखते हैं अभी। बट ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, एक सिंगल इक्वेशन 3 वेरिएबल, x की वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर ये राइट साइड में होता तो x क्या होता, -2x होता, तो x की वैल्यू क्या आती, -1, क्योंकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सबका कोएफिशिएंट 1 है, तो डिवाइड करना ही नहीं किसी से। आप अगर राइट साइड में इसको देख रहे होते तो आपका ये -2 होता, तो -2/2 -1,
y की वैल्यू 6y माइनस 6y बनता, 2 से डिवाइड करते -3। z की वैल्यू की अगर बात करो, अरे बाप रे, z है ही नहीं इसमें, तो z की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अगर z को सपोर्ट करने के लिए कोई कोफिशिएंट ही नहीं है तो हम कहेंगे z का कोफिशिएंट 0 है, तो z की वैल्यू 0 हो गई अपने आप। तो अब अगर मुझसे यहां कुछ पूछ रहा है, मान लिया कि ये सवाल ऐसा है कि ये पावर में जाएंगे तो x की पावर 14 है, प्लस y है, प्लस z की पावर 24 है, तो ये -1 की पावर 14 है, प्लस y है जो कि -3 है, और z हमारा 0 है। तो आपका जो आंसर बनेगा -1 की पावर 14 प्लस 1 होता है, और ये तो -3 है, तो वैल्यू आपकी -2 हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो जब z का कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो मैं फिर से समझाता हूं आपको, z की वैल्यू 0 आएगी। अब ये 10 जो है वो एडजस्ट होना ही होना है, क्योंकि आंसर यूनिक था, मैंने दिमाग ही नहीं लगाया। आप करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, आप कहोगे x + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और y के साथ अगर 6y है तो y + 3 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा z स्क्वायर बराबर 0। तो जो आपके पास 3 त्रिक का 9 और एक 10 है, ये जो 10 है ये एडजस्ट हो गया इसके साथ और इसके साथ, दे गॉट एडजस्टेड, राइट। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। 27वां सवाल देखिए, 9x² + 41y² + 4z² की वैल्यू दी हुई है, मुझे x y z का रेशियो निकालना है। ये भी सवाल वैसा ही है, बट टिपिकल इसमें x और y के टर्म्स हैं, y और z के टर्म्स हैं, तो हमें पहले इसको उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, कैसे? देखो, अब आप कहोगे जो एक्स वाई के टर्म है, जैसे मेरे पास यहाँ 24xy है और मेरे पास एक है 20yz, अगर मैं इसको दोनों को लेफ्ट में लाऊंगा तो ऐसे आएगा। अब जरा एक बात समझते हैं, y का इस्तेमाल इसके साथ भी है, y का इस्तेमाल इसके साथ भी है, तो y दोनों में हिस्सेदार है। कितना कितना है इसको समझते हैं। अगर मेरे पास 4z², यहाँ 9x² में लिख रहा हूं इसको 9x², तो 9x² का मतलब जब आप यहां माइनस में जाओगे तो आप लिखोगे 2 × 3x 2ab, तो ये 6x हो गया, मुझे यहां से 4y चाहिए, तभी बनेगा 4 × 3 = 24। 4y का मतलब 16y², तो इसके साथ यूज होगा, 16y² इसके साथ यूज होगा। अब 16 के बाद मेरा कितना y² बच गया? 25y² बच गया। अब आप नेचुरली देखोगे कि जो 25y² बच गया वो अपने आप इसके साथ सेट हो रहा होगा, क्योंकि ये 25y² क्या है, 5y है, और ये 4z² क्या है, 2z है। आप देखिए यहाँ पर 2 × 5 × 2, 5 दूनी 10 दूना 20, yz बन रहा है, हो गया। तो अब आपका जो इक्वेशन बना यहां से, ये बना 3x - 4y का होल स्क्वायर, ये वैल्यू मेरी बन रही है 5y + 2z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से आपको पहले से मिल रहा है कि x और y का जो रेशियो है, वो रेशियो कितना, माइनस लगाना था, सॉरी, x और y का रेशियो है 4:3, ठीक है, और जो y और z का रेशियो है वो है हमारा 2:5। अगर मुझे x y z का रेशियो चाहिए, वैसे आंसर आपका आ चुका है। x और y का रेशियो 4:3 कहाँ है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, यस, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, तो आंसर तो भी आ चुका है, क्योंकि x और y का रेशियो वहीं सिर्फ 4:3 है। इसको कंबाइन कर लेते हैं, कैसे करते हैं, ये बन जाता है 4 दूनी 8, यहाँ बन जाता है 3 दूनी 6, और ये बन जाता है 5 3 15। इसको कंबाइन करोगे तो 8 6 15 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। एक्स वाई दिया हो, वाई जेड दिया हो, तो कंबाइन करने का तरीका क्या होता है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 3 15, राइट। तो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व। समझ में आया? तो ये उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कहते हैं ना कि रिफाइन करके यूज करना हो गया एक तरह से, कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे, जब सिंगल सिंगल वेरिएबल होता है तो आसान होता है, सीधे आप डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। तो एग्जामिनर कहता है कि थोड़ा इनको और परेशान करो, ठीक है, लेट दीज स्टूडेंट सफर ए बिट, ठीक है। तो उस सिलसिले में थोड़ा परेशान कर रहा है तुमको, शॉर्टकट नहीं है, नहीं बस ये होगा शॉर्ट, इसका शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज वाई यहाँ 2 कंपोनेंट में है यार, 2 जगह जब वाई का हिस्सा है तो आपको बिना सवाल देखे ऐसे नहीं कर पाओगे आप। जहां शॉर्टकट था वो बता दिए, यहाँ नहीं है, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें 28वां सवाल देखिए, ABCD है, ABCD है, A + B + CD का मान पूछा है, साबिर फिक्स मान है, कहीं नन ऑफ दीज नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है। 30 जो है यहाँ पर, ये 30 स्क्वायर बनाने में ही पूरा का पूरा एडजस्ट होना है, तो इसकी टेंशन तुम लो ही मत। A की वैल्यू सीधा लिखो, यहाँ +2 है लेफ्ट साइड में, तो A की वैल्यू -1 होगी, 2/2 1 होता है -1, क्योंकि राइट साइड में होता तो ये माइनस में होता। B² + 4B है, B की वैल्यू यहाँ से होगी -2, क्योंकि B का कोफिशिएंट 4 है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, एक माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में, और B² का खुद का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे -2। C का कोफिशिएंट जाओगे, यहाँ पर आ रहा है 3, 2 से डिवाइड करके, तो ये वैल्यू हो गई -3। D का कोफिशिएंट क्योंकि यहाँ 8D है, 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, लिखोगे -4, क्योंकि D² का अपना कोफिशिएंट क्या है, 0 है। अब अगर मैं A + B + CD की वैल्यू निकालूंगा तो यह है -1 -2 -3 -4, तो 2 1 3 3 6 4 10, यानी वैल्यू हो गई आपकी -10।
आपका आंसर हो गया बी। तो यहाँ कोई परफेक्ट स्क्वायर बना के नहीं देखना है, सीधा आपको वैल्यूज दिख रही है और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए 29 और 30 दो सवाल और कर लेते हैं आज। 29वां सवाल ये है और ये है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने कल पढ़ा होगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, इसकी वैल्यू 21 है, दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसके बराबर होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 7 दी है। अगर आप इसको 7 रखोगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? अगर ये 21 है और ये 7 हो जाए तो ये वैल्यू 3 के बराबर हो गई। मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। घटाओगे तो ये बनेगा 2xy बराबर 4, यहां से आपको मिलेगा एक्स वाई बराबर 2। आंसर क्या है? बी। ठीक, तो सिंपल जो फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड है सवाल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं। आपसे कुछ पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो थोड़ा डिसगाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, सही कर लेते हैं उसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, ये हमें निकालना है। तो यहां आ जाओ और देखो क्या है, ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और ये वैल्यू हमारी 268 के बराबर है। फिर दूसरा जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्स की पावर -1 है, इसको अगर इधर लाओगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसी दूसरी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, पहले एक्स की पावर -1 को मैं इधर ले जाऊंगा 1/x लिख के, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी 67 के बराबर हो गई। मुझसे ये पूछ रहा है, तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो ऐसे और ऐसे, तो ये मिल जाएगा आपको। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 268/67, ये होता है 4 के बराबर। 67 दुना 134 का दुना 168, 268, तो 4 गुना हो गया, ये आंसर आ गया सी। ठीक है, तो बस आज इतना ही पढ़ेंगे और आपके जो डाउट्स वगैरह देखते हैं क्या क्या है भाई। ऑलराइट, ये वाली शीट अपलोड कर दीजिए, सुमित जी बोल रहे हैं। ठीक है, करवा दूंगा, आज ही हो जाएगा। ओके, ये शीट अपडेट हो जाएगी आज। ये क्या पूछा है किसी ने, बहुत कंफ्यूज है मुझसे। एसएससी सीएचएसएल करना है और बीएससी फर्स्ट ईयर है, गुजरात से हूँ तो टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बीएससी में। देखिए बेटा, बीएससी में आपका इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको पता है कि जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करोगे तब तक आप सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं होगे, राइट? ये आपको पता है। तो आपको बीएससी पास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ सीएचएसएल हो सकता है। सीएचएसएल अभी के लिए गोल होगा क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल हो, बट आपको एनी वे अल्टीमेटली सीजीएल देना होगा, क्योंकि सीजीएल की नौकरी जाहिर सी बात है हायर ग्रेड पे एंड नंबर ऑफ थिंग आपको बताइए, अच्छा करियर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको बीएससी फेल नहीं होना है, तो बीएससी आप इतना पढ़ो कि पास हो जाओ पहली बार, और इतना टाइम निकालो कि आप सीएचएसएल की तैयारी कर पाओ। तो थोड़ा सा कॉलेज के साथ मैनेज करने की कोशिश करो। कॉलेज के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे ज्यादा मेहनत करनी होती है पास होने के लिए एग्जाम, बाकी टाइम में आप रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो। तो एक रूटीन बनाओ, सुबह उठ के पढ़ाई करो वगैरह वगैरह, इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम कोई बहुत टेंशन वाली प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज होने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। आपको करना दोनों है, आपको बीएससी भी पास करना है और आपको फ्यूचर में चूंकि सीजीएल देना है तो ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो ग्रेजुएशन आप चाहे बीएससी से करो या आप बीए करो, वो तो आपकी मर्जी है क्या कर रहे हो आप। अगर बीएससी में एनरोल्ड हो तो बीएससी कर ही लो, ठीक है, बट बीएससी में थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। तो बैलेंस करके चलो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। ऑलराइट, टॉपिक के साथ उसका क्लास पीडीएफ भी अपडेट में डलवा दिया करिए ताकि क्लास का प्रैक्टिस पहले से कर लें। यूजुअली क्लास एक्सरसाइज पड़ जाती है 1-2 दिन के बाद, पड़ जाएगा क्लास एक्सरसाइज। ठीक है, आज ही ये भी करवा देता हूँ, थोड़ी देर में हो जाएगा। सर, आई हैव एनरोल्ड इन अर्जुना पार्ट 1, स्टार्टेड टू वॉच योर क्लासेस फ्रॉम फर्स्ट क्लास। अच्छी बात है सौरभ जी, यहाँ से आप लाइव भी देखते रहो और जो अर्जुना पार्ट 1 कर रहे हो आप उसको भी आप कंटिन्यू रखो, और वहां से भी अच्छे तरीके से अपना जो जो चीज वीओडी में आप देख रहे हो उसको आप वीओडी में अच्छे से करो, और बाकी ये लाइव क्लासेस तो आप करते ही रहो। ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ जी, 1 मिनट बात है। आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाले समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ समझना ही नहीं है। आप बस ये देखो, आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आप ऑप्शन की सारी वैल्यू एक ही वैल्यू रख दो और जाके देखो कहां परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है बस। तो y प्लस 1/2 रूट वाई प्लस यहां पर आप 1/2 डाल दो और देखो कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और y को मैंने बोला था एक्स स्क्वायर मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/2 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये जो 1/2 है इसका स्क्वायर रूट 1/√2 आएगा, यहाँ √2 का टर्म बन जाएगा। आप फिर 1/4 डाल दो, तो जब आप उल्टा कार्य करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये एक्स स्क्वायर है, ये x/2 है, और यहाँ पर हमारा बन गया 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये बनेगा किसका स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और है भी क्योंकि ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस
2 इंटू एक्स इंटू 1/4। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 जब यहाँ आप करोगे तो आपकी वैल्यू 1/2 आ रही है। मैच करके खत्म कहानी, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। घर जाके मेरी बात को, इस वीडियो को फिर से दोबारा देखना और समझना मैंने इसमें क्या बारीकियों की बात करी, मैंने प्लस माइनस क्यों बोला, वो आपको समझ में आ जाएगा फिर कि ए स्क्वायर जब भी 1/16 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ए की वैल्यू प्लस माइनस 1/4 दोनों हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, एक मिनट, कौन सा सवाल है यार? क्वेश्चन नंबर 3। Sum of digit of any integer between 100 and 1000 is subtracted from the same integer. The resulting number is always divisible by. Okay. तो देखो ये क्या कह रहे हैं बेसिकली, ये तो बहुत आसान सवाल है करने को, मतलब ऐसे कर सकते हो आप कि लेटर से मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 103, इसका सम ऑफ डिजिट होगा 4, घटा दो 99 आया, राइट? अभी 99 किससे किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है? नहीं, तो 2 गलत हो गया, जिससे नहीं होगा वो गलत हो गया। 5 से हो रहा है? गलत हो गया। 6 से हो रहा है? गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा 9, वही सही है, बिकॉज मैंने एक वैल्यू एज्यूम करी और 3 ऑप्शन गलत हो गए। आप कोई और वैल्यू चेक करो, 104 माइनस 4 1 5 99, राइट? कैन यू सी दैट इट इज अगेन डिविजिबल बाय 9? आप नंबर ले लो 213, तो 3 2 5 1 6, 6 घटा दो, कितना आया? 13 में से 6 गया 7, 207। ये 207 भी डिजिट सम 9 मिलेगा, डिवाइड हो जाएगा। ऑलराइट, तो बहुत सिंपल सवाल है, मतलब आपको जो लॉजिक मैंने दे दिया है उस लॉजिक से सवाल सारे निकल जाएंगे। ओके, समझ में आएगा नहीं सवाल? आपसे कह रहा है 3 डिजिट का नंबर ले लो, उसका सम ऑफ डिजिट उसमें से घटा दो, घटा दिया तुमने, एक नंबर से उसका सम ऑफ डिजिट घटा दिया। और ये 9 से क्यों डिवाइड हो रहा है, इसका भी बहुत सिंपल सा रीजन है। डिजिट सम हम 3 और 9 में यूज करते हैं, आपको पता है। तो कोई भी नंबर है उसका डिजिट सम, आप बताओ, गौर से देखिएगा, किसी नंबर का डिजिट सम अगर 6 आया और तुमने उसको 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आएगा। तुम वही करो कि मैं वही 6 इसमें से घटा दूंगा। तुम कर क्या रहे हो? तुम जो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना है उसी को उसमें से अगर घटा दोगे तो जो नंबर मिलेगा वो 9 से ये डिवाइड ही होगा, राइट? तो उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है, नथिंग न्यू, राइट? ओके, बाकी जिनके सवाल रह गए बेटा कल कल पूछ लेना। कल मैं क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम और बचा लूंगा, 10-15 मिनट बचा लूंगा और आपके सवाल कर दूंगा, ठीक है? किसी ने डीआई का सवाल पूछा है, बड़ा सा सवाल है कोई डीआई का। डीआई मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, तो मुझे बताने में भी डर लगेगा कि आपको मैं कौन सी कैलकुलेशन अप्रोच बताऊं ना बताऊं। बट एनीवे, कल कल देख लूंगा इस सवाल को, ठीक है? ओके फाइन, चलिए फिर कल मुलाकात करते हैं। 6 PM पे ही आपकी क्लास होगी, 6 बजे आओ शाम को और बात करते हैं। हाउ डू फाइंड 207/9? अरे यार 207/9, जब भी डिजिट सम 9 का मल्टीपल होता है, 9 से डिवाइड होता है, तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। 207 इज डिविजिबल बाय 9, यस, बिकॉज डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 9। हाँ जी, ठीक है, चलिए कल शाम को 6 बजे मिलते हैं। थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।